माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान में या कोई भी पेपर हो कैसे लिखा जाता है, हमारे अच्छे परसेंटेज कैसे बनेंगे, या फिर काफ़ी जो चेक करते हैं अध्यापक उनको हम कैसे अट्रैक्टिव करेंगे, इन सब के बारे में आज हम बताएंगे। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर कापी को कैसे लिखा जाए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और अधिक से अधिक नंबर हमको मिले, कटने ना पाए, मार्क्स अच्छे आएँ। तो देखो, लिखने के कई सारे तरीके हैं जिससे अध्यापक अट्रैक्टिव होता है। रहे तो राइटिंग पर डिपेंड करता है। राइटिंग अगर आपकी सही है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि राइटिंग ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे, कुछ क्या अधिकतर बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी राइटिंग नहीं जाती है, तो बोलते हैं सर कैसे लिखें कि हमको अच्छे मार्क्स आएँ। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, केवल लिखने के जो तरीके हैं वो थोड़ा आपको चेंज करना होगा। जो राइटिंग जिसकी जाती है उसके लिए भी है, जिसकी नहीं जाती है उसके लिए भी है, सबके लिए नियम है कि जो पहले हम लिखते हैं उत्तर तो लिखना ही होता है, हमको प्रश्न नहीं उतारने हैं। जैसे अब फर्स्ट दिया, फर्स्ट का कर दिया, खा कर दिया, गा कर दिया, तो लोग क्या करते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे और उसमें का खा गा करके लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से थोड़ा अट्रैक्टिव कम हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे, और अगर का खा गा करके दिया है तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 का करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर नंबर 1 का खा लिखेंगे। देखिए, एक हम चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का, वो दोनों के लिए है। एक हम ये क्लास 12 जो केमिस्ट्री है वो पेपर 2022 का एक 347 कोड जीएन है। हम इसी के माध्यम से हम वेरीफाई कर देते हैं कि आपको लिखना कैसे है। देखिए, जब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं तो उसके बीच, यानी कि अगले क्वेश्चन के बीच हम क्या करते हैं कि 3-4 लाइन छोड़कर हम तब प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। देखिए, जैसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न के पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, देखिए कुछ गलतियां होती हैं जो हम हल करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारा स्पीड बन जाता है तो हम उसको भी उसमें लपेट देते हैं। ऐसा हमको गलती नहीं करना है। हम पेपर को 15 मिनट जो दिया जाता है उसमें हम पूरे पेपर को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो हम अध्यापक से पूछ सकते हैं, पूछ कर उसको सुधरवा सकते हैं। अगर अध्यापक बोलता है नहीं ये सही है, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेजमेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव नंबर पहला देखिए, जैसे प्रश्न उत्तर नंबर ऐसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1। अब प्रश्न उत्तर नंबर 1 वहां डाले। अब हम क्या करते हैं कि यहां से ऐसे लिख देंगे। जैसे अगर यहां लिख देंगे का, इसका कौन सही है, पहला सही है, लिख दिए जो। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे हम दे दिया प्रश्न उत्तर नंबर 1 का कुछ लोग क्या करते हैं यही का लिख देते हैं। और प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क्या है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। क्या है कि काय केंद्रित घन यानी बीसीसी है, और दूसरा दिया है फलक केंद्रित घन एफसीसी, तीसरा दिया है आर्थोरोम्बिक, और चौथा दिया है चतुष्कोणीय। देखिए, ये तो फाइनली इस साल कट गया है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से है, ठोस अवस्था से है। ठोस अवस्था वाला पार्ट कट गया है, तो ये 2022 का है, इसलिए दे दिया गया है। तो हम समझाने के माध्यम से इसको बता देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो क्या होती है, ऐसे लिख देंगे। कौन सा सही है इसमें, दूसरा सही है। ऐसे फलक केंद्रित घन यानी कि एफसीसी, फलक केंद्रित घन एफसीसी, बस यही लिख देते हैं, लिख के टिक मार देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि जो यहाँ हम का लिखते हैं, अब यही क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन भी कर देते हैं खा में जो सही होगा उसको ऐसे कर देते हैं, फिर करते हैं गा। फिर ये सबसे बड़ी कमी है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से और कुछ लोग ना इसको भी नहीं लिखते हैं, बस एक का लिखे और इसको लिख देते हैं। कौन सही उसको भी लिखना चाहिए। क्या करता है, अगर सही करने के मूड में भी रहता है तो उसको क्या करता है, काट देता है कि लिखने के जब तरीके नहीं पता है तो पढ़ के क्या करेगा ये ना। तो ऐसा हमको नहीं करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसे नहीं लिखना है। लिखेंगे हम कैसे, देखिए, और बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हाई स्कूल और इंटर लेवल दोनों के लिए है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 और क्या करेंगे, यही का डालेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का डालेंगे। तो देखेंगे क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है तो क्या है। अब हम यहाँ आगे लिखेंगे
कि जो सही होगा। अब दूसरा सही है, तो फलक केंद्रित घन, उसको भी लिखेंगे फलक केंद्रित घन। फलक केंद्रित घन यानी कि FCC बोला जाता है, फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित घन बोला जाता है। तो अब ये आपका क्या होगा एग्जैक्ट। अब आप इसको क्या करेंगे, इसे ऐसे भी करना है, टिक भी मारना है ना, तो आप ऐसे करके सही का मार देंगे। फिर क्या करेंगे, अब एक लाइन या दो लाइन छोड़कर, जैसे लाइन होती है तो एक दो लाइन या तीन लाइन छोड़कर लिखेंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर एक का खा, प्रश्नोत्तर नंबर एक का खा, प्रश्नोत्तर नंबर एक का खा लिखेंगे। फिर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है। Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। अब इसमें आपको पहले हल करना है। अगर आपको पता है भाई ये सवाल है तो बिना आप हल किए बताएंगे नहीं। तो आप जो नाम लिखा जाता है कापी पे, जैसे कापी आप फोल्डिंग करेंगे यानी इसको खोलेंगे तो उसके जो जस्ट पीछे होता है वहीं लिख देंगे कि आप उसके पीछे रफ कार्य, क्या लिखेंगे, रफ कार्य ऊपर लिख देंगे। और उसके बाद आप सवाल पूरा हल कर डालेंगे जो आपको हल करना होगा। और जब सवाल हल हो जाएगा तो यानी अंतिम में जब आप पूरा लिख चुके होंगे तब उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है यानी काट देना है। तो रफ वर्क आप लिख के वहाँ क्वेश्चन को हल कर लेंगे, सवाल लगा लेंगे। और ऐसा नहीं कि जौने पन्ना पे मन कहे उसी पन्ना पे आप शुरू कर दें, तो ऐसा गलत हो जाता है, आपका वो एक प्रकार से पूरा रफ हो जाएगा। तो आपको रफ वर्क लिख के फिर क्वेश्चन को हल कर लेना है। क्वेश्चन को हल करने के बाद तब आपको क्या करना है कि उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है। तो चलिए देखते हैं कहा है खा वाला कहा है कि Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के लिए 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। तो इसमें दे दिया है कि पहला दिया है 1.53 ग्राम, दूसरा दिया है, पहला दिया है 1.53 ग्राम, दूसरा 3.06 ग्राम और तीसरा है 5.3 ग्राम और चौथा क्या दिया है 10.6 ग्राम। तो मेरी जो आशा है शायद 10.6 ग्राम आना चाहिए। W का मान निकालना है। देखिए तो हम रफ वर्क चाहे पीछे करें, अगर आपको आता रहे तो ठीक आप डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट होगा। एक बार आप रफ वर्क पर करेंगे और एक बार फिर वास्तविक करेंगे। तो आपको अगर आता रहेगा तो आपको वास्तविक करना है। इसमें हमको मोलारता दिया गया है तो हमको इसमें W का मान पूछा है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे कि दिया है सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए मोलारता दिया है यानी कि कैपिटल M का मान दिया है 0.2 मोल, 0.2 मोल इतना दिया है, 0.2 मोल दिया है। और आयतन V का मान भी दिया है, V का मान कितना दिया है 500 मिलीलीटर, कितना दिया है 500 ml दिया है। और W का मान पूछ रहा है, इसका हमको द्रव्यमान निकालना है। हमको इसमें W का मान भी पता होना चाहिए, W का मान ज्ञात ही करना है, M का मान हम निकालेंगे। यानी कि विलेय जो होता है, विलेय वो क्या है, विलेय सोडियम कार्बोनेट है। तो विलेय Na2CO3 का अणुभार स्मॉल m का मान क्या हो जाएगा, सोडियम, एक सोडियम का 23 होता है और 2 सोडियम है तो कितने हो जाएंगे 23 दूना 46 हो जाएगा। और कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16 3 48, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48 हो जाएगा। तो इसको m का मान क्या निकल कर आएगा, आपके पास आएगा 8 6 14 2 16 का 6 कैरी वन यहाँ से 1 और 4 4 8 1 9 1 10 106 मोलर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सूत्र में इसको रख देना है और हल कर लेना है। तो देखिए इसलिए मोलारता बराबर क्या होता है, मोलारता बराबर हो जाएगा कि W अपान M इंटू 1000 बटे V लीटर में। देखिए जब यहाँ ml क्या होता है
इसमें यमएल दिया है ना, तो अगर ये यमएल देता है तो यमएल देने पर हम क्या करते हैं 1000 का गुणा कर देते हैं। ये यमएल दिया है तो यमएल देने पर हम क्या करते हैं ऊपर 1000 का गुणा कर देते हैं, और अगर लीटर में देता है तो हमको 1000 का गुणा नहीं करना होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे और क्या करेंगे उसका सलूशन प्राप्त कर। तो देखिए यहाँ मोलारिटी का मान कितना दिया है, मोलारिटी का मान यानी 0.2 दिया है, और बराबर W ज्ञात करना है। स्मॉल एम का मान हमको कितना यहाँ निकला 106 गुणे 1000 बटे V का मान 500, तो 5 दूनी 10 इतना हो गया, और 2 1 के 2 53 दूनी 106, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 53 दूनी 110 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको मिल गया 0.2 इक्वल टू कितना है W/53, तो यहाँ से W का मान आ जाएगा W बराबर 0.2 गुणे 53, तो W का मान आ जाएगा क्या, ये गुणा कर दो, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 106 और कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर, तो यही आप दशमलव लगा देंगे। तो आपका कौन सा यही आंसर होगा, तो आपका कौन सा सही होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा। आप ऐसे 4 लिखेंगे और उसमें आंसर कितना आ गया है 10.6 ग्राम, 10.6 ग्राम आ गया है। तो आप यही लिख देना है। आप इसको कॉपी पर नहीं हल करेंगे, आप रफ वर्क पर इसको हल करेंगे, जो मान आएगा तब आप उसको यहाँ 4 जौन सा सही होगा उसी को लिखना है। चौथा सही है तो 10.6 ग्राम लिखकर आप सही कर देंगे। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन। अब पुनः हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का ग, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का ग, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का ग लिखेंगे और इसमें देखेंगे क्या दिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। जो ग दिया है वो कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो आप सभी को पता है, बताए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है या मिनट इनवर्स होता है। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और दूसरा है मोल लीटर इनवर्स, और तीसरा है मोल सेकंड इनवर्स, और चौथा है सेकंड इनवर्स। तो आपको पता है, क्या पता है कि चौथा क्या है, सेकंड इनवर्स यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड इनवर्स दिया तो सेकंड इनवर्स पे मारिए, और अगर मिनट इनवर्स दिया है तो उस पे, तो ऐसे करना है। इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ेंगे, पुनः लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का घ में देखेंगे क्या दिया है। निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो आपको पता है, बताया गया है कि जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो फेहलिंग विलयन को दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फेहलिंग विलयन को नहीं दर्शाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कि HCOOH, इसको हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, लिख देते हैं कि फर्स्ट दिया है HCOOH, और दूसरा दिया है, इसको आपको नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। दूसरा दिया है CH3COOH, चौथा दिया है HCHO, और ये तीसरा है, और ये चौथा है क्या है, CH3CHO। अब हम अभी जस्ट आपको बताएं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फेहलिंग विलयन को प्रदर्शित करता है। तो वो फेहलिंग विलयन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से फेहलिंग विलयन एल्डिहाइड ग्रुप देखिए, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप जो हैं ये आपको निश्चित देखना है कि ये आपका फेहलिंग विलयन प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। वो पूछा क्या है कि फेहलिंग विलयन को प्रदर्शित नहीं करता है, क्या दिया है कि फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, उसको प्रदर्शित नहीं करता है। तो अब देखिए हम अभी बताए कि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो क्या करता है, फेहलिंग विलयन को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि
ये भी तो फार्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, और दोनों में हम देख रहे हैं कि क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। देखिए भाई, बिना संरचना बनाए इसको हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए इसकी जब हम संरचना बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसमें कौन अभी एल्डिहाइड ग्रुप को प्रदर्शित कर सकता है। तो देखिए यहां से इसको हम संरचना बनाएंगे HCOOH, ये इसकी संरचना, और इसकी संरचना क्या होगी, CH3COOH। देखिए अगर यहां से इसको काट दिया जाए तो क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रदर्शित कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यह कीटोन समूह को प्रदर्शित करने लगा। क्यों, क्योंकि इधर CH3 है, क्या है, CH3 है, और CO से ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये कीटोनिक समूह को प्रदर्शित करने लगता है। लेकिन अगर इधर से देखेंगे, अगर इसको काट दिए, इसको हटा के अगर इसको हम काट दिए, इतना हटा दिए, तो ये क्या दिखने लगेगा कि COOH, यानी कि इसमें हमको जो है कि एल्डिहाइड समूह यानी HCHO हमको नहीं मिल रहा है, सॉरी, यानी कि हमको इसमें CHO समूह नहीं दिख रहा है, इसमें हमको CHO समूह नहीं दिख रहा है। हम इसको तो छोड़ नहीं सकते, इतना ऐसे नहीं काट सकते, अगर इतना काट देते तो मिल जाता, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। देखिए, तो इसमें हमको क्या है कि एल्डिहाइड समूह नहीं दिख रहा है, तो हम जान लेंगे कि यही फेलिंग विलयन को प्रदर्शित नहीं करेगा, अपचयित नहीं करेगा। तो कौन करेगा, ये करेगा। देखिए कैसे करता है। देखिए अब हम देखो यहां से इसको हटाएंगे, यानी OH को जब हम यहां से डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो आपके स्थान में पास क्या बच रहा है, CHO। क्या बच रहा है, CHO, यानी जो CHO है फार्मिक अम्ल है, या क्या करता है, या एल्डिहाइड समूह को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये भी क्या करेगा, ये भी फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, उसको प्रदर्शित करता है, लेकिन कौन नहीं करेगा, एसिटिक अम्ल नहीं करेगा। यही एसिटिक अम्ल क्या है, यही फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो आपको पता हो गया कि ये फेलिंग विलयन को प्रदर्शित नहीं करता है, तो अब आप फार्मिक अम्ल को भी हटाएंगे और इसको लिखेंगे सेकंड CH3COOH, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा हमको बोलना ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन आपको हम एकदम बेहतरीन ढंग से बता देंगे कि आपको पेपर में कैसे क्रैक करना है पूरा 100%। पूरा आपको मान लीजिए 30 प्रैक्टिकल होता है, 70% आपको क्रैक करना होता है। आप इसी वजह से इसी तरह से करेंगे। जब आपको पूरा आता रहेगा, ये तब के लिए हम बता रहे हैं, और जब नहीं आएगा उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, उसको अगले वीडियो में आपको हम प्रदर्शित करेंगे कि कैसे आपको क्रैक करना है। तो देखिए अब यह हो गया। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, लिखेंगे 2 लाइन फिर छोड़ेंगे और लिखेंगे क्या कि प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अंगना। अब कुछ लोग के मन में यह भी विचार उठ रहा होगा कि अगर हम बार बार ऐसे लिखेंगे कि मेरा टाइम जाएगा। अरे भाई, टाइम तो लगता ही है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही करता है ना। तो आपको जो बता रहे हैं, अगर उस पर चलोगे तो 100% आप क्रैक करोगे। अगर नहीं करोगे भाई हो तो आपकी इच्छा है, लेकिन जो मेरा फर्ज है हम आपको आगाह कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो अब इसमें प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अंगा दिया है। इसमें क्या कहा है, देखिए कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। एमाइड मतलब NH2 क्या होता है, एमाइड जो होता है उसका समूह क्या होता है, CONH2 यह एमाइड है। अब एमाइड को क्या कह रहा है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन का अभिक्रिया है। तो एमाइड CONH2 को किसमें पर कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, एमीन में, NH2 में। तो एमाइड को एमीन में परिवर्तन करने की कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया अपनाई जाती है एमाइड को एमीन में परिवर्तन करने के लिए, वह है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ओ तो पॉइंट इसका कौन हो जाएगा, पॉइंट दूसरा हो जाएगा हाफ मैन करो चाहे हाफ मान करो, अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये आपका सही है। तो हाफमैन ब्रोमाइड द्वारा हम एमाइड को क्या करते हैं, एमीन में कन्वर्ट करते हैं। अगला फिर 2-3 लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का 4।
प्रश्न उत्तर नंबर 1 का 4। इससे आपका क्या होगा कि काफी साफ सुथरी लगेगी और अच्छी देखने में लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। तो अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। च वाला क्या कहा है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखते हैं, ग्लूकोज दिया गया है पहला, दूसरा सुक्रोज है, तीसरा फ्रक्टोज है और चौथा माल्टोज है। तो सबसे मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हम लिखेंगे, थर्ड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई हो आप बेहतरीन ढंग से ऑप्शन वाला समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमको इसी तरह करना है। लेकिन हाई स्कूल वालों में नियम तो चेंज कर दिया गया है, उनको ओएमआर शीट में भरा जाता है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता है, उनको ये सब नहीं करना है। उनको ओएमआर शीट में ही गोला कर देना है, जो ऑप्शन दिया रहता है उसको जो हम गोला करेंगे हाई स्कूल वालों के लिए, उसको हम इतना बेहतरीन ढंग से करेंगे कि ताकि वो पूरा क्या हो, एकदम पूरा का पूरा भरा हो, पूरा का पूरा भरा हो। नहीं तो कुछ लोग ऐसे मारते हैं, ऐसे मार देते हैं ऐसे, और कुछ लोग ऐसे मार देंगे ऐसे। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं तो जो मशीन में चेक होता है वो इसको उठाएगा नहीं, उसको काट देगा, रद्द कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको बेहतरीन ढंग से उसको क्या कर देना है, कलर्ड कर देना है, ताकि आपका जो आंसर आप लिखे हैं ओएमआर शीट में वो पूरा का पूरा चेक हो जाए, आपको उसका प्रतिफल मिल जाए। तो आई होप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे का, बताएंगे कि अब हमको इसको कैसे करना है, लिखने वाले को कैसे करना है, हम लिखेंगे कैसे, उसमें हमको क्या टेक्निक अपनाने हैं। इसके बाद वाला जो भी होगा वो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, लिखित पर। यह पेपर हम 2022 का करा रहे हैं। हो सकता है कि आपके नसीब में हो तो एक दो क्वेश्चन मिल भी सकता है। ये सेट हम पूरा नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं कि आपको ऐसे ही पेपर में कॉपी को लिखना है, ऐसे ही आपको कॉपी को लिखना है ताकि आपकी कॉपी जो हो वो अट्रैक्टिव हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर प्रश्न उत्तर नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 2। अब इसमें का खा घर करके दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए दूसरे का, देखिए ये पेपर कट गया है, इसको हम काट देते हैं, इसको नहीं बताएंगे कि एक आयनिक ठोस के हालांकि घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए सॉलिड स्टेट्स का पार्ट से आया है, तो इसको हम काट देते हैं। तो का वाला खा वाले से करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा। सेम ऐसे ही लिखना है, हमको यहाँ खा नहीं लिखना है, खा का ग करके ऐसे नहीं लिखना है, हम यही ऊपर ही लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा। देखिए क्या दिया है, क्या कहा है खा का क्वेश्चन कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है या मोल इनवर्स कहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तो बनाएंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है उसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन लिखना नहीं होता है। तो हम लिखेंगे बिले क्या दिया है, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज विलेय है और ये दिया कितना है, विलेय की मात्रा यानी WB का मान दिया है 9 ग्राम। कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है WB का मान। और अगला है 500 ग्राम जल में घुला है। तो घुला कौन है, ग्लूकोज घुला है, तो जाहिर सी बात है 500 ग्राम
ये 9 ग्राम जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक होता है। तो विलायक इसमें क्या होगा, जल होगा। क्या है, विलायक यानी H2O। इसकी मात्रा यानी WA की मात्रा कितनी दिया है, 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम दिया है। अब हम MB का मान इससे निकालेंगे, विलेय C6H12O6 का अणुभार क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, यानी MB का मान निकालेंगे, का अणुभार MB का मान हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, विलेय का अणुभार MB का मान देखिए, 6 कार्बन, 1 कार्बन का 12, तो 12 72 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 ऑक्सीजन का 16 छक्का 96 होगा। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 4 10 तो 0 कैरी 1 यानी हासिल 1, 9 1 10 7 17 1 18 180 मोलर हो जाएगा। अब इतना हमको पता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्वथनांक वाले सूत्र में क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। सूत्र क्या होता है कि डेल्टा T इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये सूत्र होता है, डेल्टा T बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो मान पुटअप कर दो, डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा KB का मान हमको कितना दे रखा है, KB का मान दिया है 0.52। तो इसका मान इसमें हम रखेंगे कि 0.52 इंटू WB का मान 9 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन MB का मान हम निकाले 180 और इंटू WA कितना है, 500 ग्राम है। तो 500 गुना 1000 तो 1000 यानी 500 गुना 1000। तो यहाँ से 9 1 के 9, 9 दूना 18 और 2 1 के 2 और 10 दूनी 20। तो यहाँ से क्या बच रहा है कि डेल्टा T, यहाँ से डेल्टा T इक्वल टू 0.52 अपॉन 10। तो डेल्टा T इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो 0.052 इतना केल्विन आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, पूछा क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब हमको क्या पूछा है कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो अब विलयन का क्वथनांक के लिए हम देखेंगे, चूंकि हमको पता है, दिया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक, क्या दिया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक, चूंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 1.013 बार दाब पर, जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक 1.013 बार दाब पर 373.15 केल्विन होता है। जो शुद्ध जल है उसका जो ताप होता है वो 1.013 बार दाब पर 373.15 केल्विन होता है। तो इतना जब हमको पता है तो हम एक सूत्र जानते हैं कि डेल्टा T बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो यह सूत्र होता है कि डेल्टा T बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा T का मान हमको यहाँ कितना मिला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 0.052 इक्वल टू, इसका हमको निकालना है तो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, 373.15। तो यहाँ से विलयन का क्वथनांक हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा, इधर निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.052 प्लस 373.15, तो ऐड कर दो
कितना हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 3 अंक है, उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो तीसरा अंक क्या है इसमें लिख लो, 2 है, लिख लो। और इसके बाद बस क्या रहा है यहाँ से 5 2 5 5 10 यानी 0 हासिल 1 यहाँ 0 है, फिर 2 दशमलव लगाओ और 373 लिख दो, ये केल्विन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 ग्राम सुक्रोज जो होता है वो क्या है, उसका विलयन जब बनाते हैं तो विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 373.202 केल्विन होता है। तो ये इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। अब देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन को हल किए, नीचे क्वेश्चन को ऊपर से हल करते आ रहे हैं, तो 4 5 या 6 7 लाइन बच गई, नीचे 6 7 लाइन अगर बच गई आपके कॉपी में, तो आप वहां नया प्रश्न उत्तर नंबर नहीं डालेंगे। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे कि अब हम लिख रहे हैं यहाँ नीचे जो है 4 5 लाइन या 8 9 लाइन तक भी बच गया, तो आप नए प्रश्न उत्तर को वहां नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, जैसे अब कॉपी होती है तो अगर हम एक प्रश्न उत्तर नंबर दूसरे प्रश्न उत्तर नंबर के बीच कम से कम 3 या 4 लाइन को गैप मारेंगे, 3 4 लाइन का गैप मारेंगे। अगर हम 3 4 लाइन का गैप मार देते हैं तो अगर 9 लाइन का है तो 4 लाइन गैप मारे तो एक में लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, फिर बची हमारे पास 4 और 4 से हम शुरू नहीं करेंगे, एक और छोड़ेंगे उसके नीचे, तो 3 बची। 3 में ऐसा कोई भी इतना छोटा प्रश्न उत्तर अगर है तो कर लो, अगर नहीं है तो आप इस टाइप का उधर नहीं ले जाएंगे। आप कोशिश रहे कि एक ही पन्ने में जो हो उस क्वेश्चन को हम समाहित कर दें, और अगर बड़ा हो तो आप अगले पन्ने पर भी जा सकते हैं। लेकिन नए प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करेंगे हम, उसको हम सदैव सोचेंगे कि वो नए पन्ने से ही हो। अगर बीच में बच रहा है, आप थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं, बाकी नीचे बच रहा है, तो आप 3 4 लाइन छोड़ के नए प्रश्न उत्तर नंबर को डाल देंगे और लिखेंगे। और अगर आपके पास कम बच रहा है, लाइनें कम बच रही हैं, 8 9 10 लाइन बच रही है, तो आप वहां से छोड़ करके क्या करेंगे, अगले पन्ने पर जाएंगे, तो वहां से नए प्रश्न उत्तर नंबर को डालेंगे ऊपर से। समझ में आया? तो आई होप आप समझ गए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हम क्वेश्चन फिर लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर नंबर 2 का ग, दूसरे का ग क्या है वही हमको देखना है। तो दूसरा का क्या कहा है ग वाला, देखिए क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के n/50 यानी कि n/50 यानी नॉर्मलता बटे 50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 मोहो सेमी इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अब इसमें सेल स्थिरांक पूछा है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। n/50 विलयन के लिए n/50 विलयन के लिए दिया है। 50 विलयन के लिए के का मान क्या दिया है, के बराबर 0.0026765 मोहो सेमी इनवर्स। मोहो बराबर होता है ओम इनवर्स, एक मोहो बराबर 1 ओम इनवर्स। चाहे हम ओम इनवर्स लिख दें या फिर मोहो लिख दें, बात एक ही है। तो ये के का मान दिया है और क्या दिया है, आर का मान दिया है। प्रतिरोध आर 400 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 400 ओम है। बहुत सरल है, बहुत इसमें कुछ नहीं है। देखिए जो हमको पता है कि विशिष्ट चालकत्व, क्या पता है कि विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर 1/ρ होता है। क्या होता है कि विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर 1/ρ होता है। और ρ बराबर हमको पता है कि RA/L होता है। ये भी पता है ना कि कप्पा बराबर 1/ρ और ρ बराबर क्या होता है, RA/L होता है। और यहाँ अगर इसमें हम रखेंगे तो देखिए अतः
यहाँ से कप्पा बराबर हो जाएगा, रो के स्थान पर स्त्रीलिंग का मान रखिए 1/RA/L, और यल को हम क्या करेंगे ऊपर कर देंगे तो L/RA/RA हो जाएगा। तो यहाँ से हम कप्पा बराबर देख लेंगे कि इसको हम लिख लेंगे 1/R इंटू L/A। ये जो L/A है इतना क्या होता है, ये सेल स्थिरांक होता है। क्या होता है, सेल स्थिरांक। जब हम क्वेश्चन को प्रूव करा रहे थे, सूत्र का निगमन करा रहे थे, उस टाइम बताए थे, तो L/A जो होता है इसी को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक है और सेल स्थिरांक है और इसी सेल स्थिरांक का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, अतः L/A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए L/A बराबर हो जाएगा R के कप्पा इंटू R। क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू R। तो सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू R हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व इंटू प्रतिरोध होता है, तो दोनों का मान हमको पता है, रख दें। तो यहां से L/A बराबर हो जाएगा, कप्पा का मान पता है 0.00275 इंटू प्रतिरोध 400। तो L/A का मान हमको क्या मिल जाएगा, ये 2 जीरो है, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 2 26 और 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 दूनी 8, 3 11 और 0 0 है तो कोई मतलब नहीं, आगे 2 जीरो है लगा दो। तो यहाँ से अब हमको देखेंगे कि कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पर है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दशमलव लगेगा। तो इसका मान आ जाएगा L/A बराबर हो जाएगा 1.106, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सेमी इनवर्स। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। अगर नहीं भी बताए रहे होंगे तो आपका ये तैयार हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। समझ में आया। ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि n/50 दिया है कि n/10 दिया है, n/ कितना दिया है, इससे हम इसमें कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हाँ, तो इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का घा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का घा देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद कीजिए। अधिशोषण और अवशोषण में विभेद करना है। तो क्वेश्चन ये प्रश्न रहा। अब इसमें जो लिखने वाली जो कंडीशन होती है थ्योरी, उसमें हम हेडिंग बनाएंगे ना। हेडिंग बनाने से उसकी एट्रैक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देकर चलना होगा कि हम अधिकतर जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाकर लिखेंगे। ये नहीं कि घा यहाँ लिखे उसके आगे हेडिंग बनाएंगे। ये जैसे हम बना रहे हैं इसको आपको ऐसे ही बनाना है। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अवशोषण में अंतर ये जान लीजिए। एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हल कर रहे हैं। हम एक प्रकार से पेपर दे रहे हैं। तो अब इसमें लिखेंगे कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर निम्नलिखित हैं। इसको हमको लिखना होगा कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर निम्नलिखित हैं। तब आप बनाएंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे अधिशोषण में कण किसी पदार्थ की सतह पर चिपकते हैं। जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण में कण जो होते हैं किसी पदार्थ की सतह पर चिपकते हैं, जबकि अवशोषण में
अवशोषण में कण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जो अधिशोषण होता है, अधि मतलब उस पर जाकर बैठ जाते हैं, जो कण होते हैं उसकी सतह पर जाकर चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको हम अधिशोषण बोलते हैं। और जब पदार्थ के कण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं, तो उसको हम अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। तो देखिए हम नंबर के हिसाब से अंतर लिखेंगे। अभी ये 2 नंबर का है, 2 का घर जो 2 नंबर का है, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंतर लिख देंगे। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या एक तरफ ऐसे बना दे अधिशोषण और इस तरफ अवशोषण बनाकर बीच में क्या करेंगे, खंडित कर देंगे। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कि अवशोषण में कण किसी पदार्थ की सतह पर चिपकते हैं, और इधर अवशोषण बनाएंगे, उसमें लिखेंगे अवशोषण में कण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। चाहे ऐसा लिखें, चाहे अंतर करके लिख दें, अधिशोषण और अवशोषण, बीच में लकीर खींचकर। और सेकंड पॉइंट आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों तरफ से बता दे रहे हैं कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं, किंतु परंतु जबकि लगा करके। और दूसरा आप लिखेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, फिर अंतर निम्नलिखित हैं, फिर एक तरफ बनाएंगे अधिशोषण और एक तरफ अवशोषण। दूसरा क्या है, अधिशोषण में पदार्थ की सतह पर सांद्रण अधिक होता है, अधिशोषण में पदार्थ की जो सतह होती है उस पर अधिशोषण सांद्रण अधिक होता है, जबकि अवशोषण में दूसरे पदार्थ में सांद्रण समान रहता है। जो अधिशोषण होता है, इसमें पदार्थ की जो सतह होती है वो सांद्रण उस पर समान रहता है, तो अधिक होता है। अधिशोषण में सांद्रण की सतह अधिक होती है, और जबकि अवशोषण जो होता है इसमें पदार्थ की जो सांद्रण होता है वो समान रहता है। तीसरा पॉइंट, अधिशोषण की शुरुआत तीव्र गति से होती है, अधिशोषण की शुरुआत जो होती है वो तीव्र गति से होती है, परंतु जब रिक्त स्थान नहीं रहता है तो यह धीमा हो जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत तीव्र गति से, क्योंकि जब अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है, तो इसमें अधिशोषण बहुत तीव्र गति से होता है। उसमें जो कण होते हैं जाके जल्दी से चिपकते हैं, लेकिन जब उनके बीच रिक्त स्थान कम हो जाता है, कम होने लगता है, तो इनकी गति धीमी होने लगती है। परंतु यानी जबकि अवशोषण में पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाते, जबकि अवशोषण जो होता है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें जो कण होते हैं वो एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो ये था प्रश्न उत्तर नंबर 2 का। तो अब हम इतना हमको बच रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, ये नहीं कि हम यहीं से क्या करेंगे प्रश्न उत्तर नंबर डाल दें, नहीं तो अरे पन्ना बच जाएगा, ये डांट पड़ेगी, अरे भाई हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दिए हैं, बी कॉपी लेंगे, सी कॉपी लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो हमको डरना नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं दिखाना है। हम जैसे करते हैं, जैसे कोचिंग या स्कूल में पढ़े लिखे हैं, उसी तरह हम वहाँ भी रहेंगे, वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं, केवल आप अपने नियमित कानून से रहिएगा बस। फिर अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 3 वाला। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर जो 3 है यही हम करा देंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट दे दिया है, नहीं तो नहीं कराते। तो डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर
प्रश्न उत्तर नंबर 3 का और 3 का क्या दिया है देखेंगे कि एक तत्व की काय केंद्रित घन 20 सी ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो इसकी इकाई सेल घनत्व ज्ञात कीजिए। नहीं, ये तो कट गया है, इसको नहीं कराएंगे, तो हम कराएंगे खा वाला। का कट गया है तो खा वाला कराएंगे। तीसरे का खा कहा है नंबर 1, हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो पूछा है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो पहला, तो खा का पहला है, इसमें हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, इसको यहाँ लिखना है नंबर 1 हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, हेडिंग हाइड्रोजन लिखेंगे। अब लिखेंगे पूछा क्या है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो लिखिए हाइड्रोजन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन दिया होता है अगर क्यों लगा दिया तो जो क्यों है हम उसके पहले का उतार लेंगे, उसको हम क्वेश्चन से ही लिख लेंगे। और क्यों जहां है वहीं क्यों की करके हम उसके आगे उत्तर लिखते हैं। क्योंकि उनके अणु दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि उनके अणु दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इतना लिखिए, चाहे थोड़ा और। इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और दृश्य प्रकाश का जो भाग अवशोषित नहीं होता है हाइड्रोजन उसी रंग के दिखाई देते हैं। तो कारण भी बता दिया कि हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके अणु दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जब होते हैं वो उत्तेजित होकर, जो हाइड्रोजन है इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और दृश्य प्रकाश का जो भाग अवशोषित नहीं होता है, हाइड्रोजन उसी रंग के क्या होते हैं? दिखाई देने लगते हैं। तो अब इसके बाद ये पहला था। अब दूसरा, अब इसको ऐसे ही लिखेंगे ना। दूसरा, उत्कृष्ट गैसों में जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं क्यों। तो अब पूछा है दूसरा कि उत्कृष्ट गैसों में जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं क्यों। तो अब हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि उत्कृष्ट गैसों में जीनान प्रभाव। देखिए आप 3-4 लाइन छोड़ के ही क्या करेंगे, अगला लिखेंगे, ताकि उसको नंबर देने के लिए आप छोड़ेंगे। वो जो बीच में छोड़ा जाता है ना 3-4 लाइन, उसको नंबर देने में ताकि आसानी रहे, वो नंबर देने के लिए छोड़ा जाता है। तो अब इसमें लिखेंगे रेडान को छोड़कर उत्कृष्ट गैसों में जीनान की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। देखिए जो रेडान है ना, रेडान ये बहुत रिएक्टिव होता है। रेडान को छोड़कर उत्कृष्ट जो गैस होती हैं वो जीनान की आयनन ऊर्जा, क्या कहती हैं? आयनन ऊर्जा उसमें सबसे कम होती है। इसलिए यह आसानी से आयनिक यौगिक बना लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन होते हैं उत्कृष्ट गैसें हैं, उनका क्या नाम है? हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी।
यानी कि हीलियम, नियान, हेमा, नीलम और आर्गन, करिश्मा, क्रिप्टॉन, जे, जीनान, रेडान, रानी। तो रेडान तो देखिए क्या है कि हेमा, हीलियम, हेमा, नीलम और करिश्मा जी, करिश्मा जी, रानी। तो ये जो रेडान है ये क्या होता है, बहुत उत्कृष्ट होता है, सॉरी ये बहुत क्रियाशील होता है। इसी को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और ये आसानी से क्या करते हैं, सबसे कम क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। इनमें जीवान जो जीनान प्रभाव होता है सबसे कम दिखाई देता है, इसलिए ये आसानी से यौगिक बना लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गा है। अब इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, जिसमें पहला दे दिया है, पहला लिखेंगे, पहला दिया है NiNH3 6Cl2। इसको नाम बताया गया है, इसका क्या नाम बताया गया है कि क्या नाम होता है। इसमें बताया गया है कि ये जो पोर्शन होता है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है, और ये ऊपर पूरा का पूरा क्या है, उपसंयोजन क्षेत्र होता है। और इसमें ये जो होता है ये लिगैंड होता है और ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा NH3 को एमीन बोला जाता है, हेक्सा एमीन। अब ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका हम क्या नाम लिखेंगे, निकिल है, हेक्सा एमीन निकिल। और अब ये हो गया। अब हम क्या लिखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो होता है इसको x मानते हैं, और ये NH3 क्या है, न्यूट्रल है यानी 0 है इसका मान। तो यहाँ हमको क्या निकला है, Cl कितना है, 2 है। तो Cl पर जो होता है, एक Cl पर 1 माइनस होता है, 2 Cl है तो 2 माइनस। तो यहाँ से सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जो ऑक्सीकरण निकलेगा उसको हम कोष्टक में ऐसे लिखते हैं रोमन संख्या में। 1 है तो फर्स्ट लिखेंगे, 2 है तो ऐसे, 3 है तो थर्ड कर देंगे, 4 है तो रोमन में ही लिखेंगे। और अब ये जो Cl है इसको हम क्या करेंगे, क्लोराइड, Cl को क्लोराइड लिखते हैं। तो ये इसका IUPAC नाम हुआ। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा Fe और पुनः Fe CN6 और CN3 दे दिया है। देखिए यहाँ पहले हम इसको देखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये 4 हुआ, इसका हमको निकालना ही है, x मान लिया, CN6 हुआ -6 और यहाँ -3 बराबर 0, 6 3 9, यानी कि x का 5 आ जाएगा, 5 नहीं होता है, इसका 5 नहीं होता है। यानी कि यहाँ हमको Cl3 ना करके, Cl नहीं रहेगा, यहाँ Cl नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Fe की जो होती है ऑक्सीडेशन 3 होती है और 2 होती है। तो इसलिए अगर हम इसका करेंगे, देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ मान लो कितना 4 है और यहाँ 3 है ना। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इस पे पॉजिटिव जाएगा और 4 इस पे निगेटिव जाएगा ना। तो यहाँ से हम इसका नाम लिखेंगे, बहुत बारीकी से समझना, इसलिए हम इसी को बता रहे हैं, नहीं तो छोड़ दिए होते। तो इसका नाम हो जाएगा आयरन, क्या होगा, आयरन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, तो थर्ड, आयरन थर्ड। अब हम इसमें देखेंगे हेक्सासाइनो, क्यों ये निगेटिव होता है इसलिए इसका साइनो करेंगे, तो हेक्सासाइनो। तो यहाँ से फेरस है तो इसलिए फेरस ना होके फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और अब इसका ऑक्सीकरण संख्या में क्या है,
अब इन दोनों का निकालेंगे तो फेरस Fe जो होता है वो यहाँ से Fe कितना हो जाएगा, इसके निकालना ही है तो CN6 6 माइनस है और ये बराबर में -4 है, तो यहाँ से -6 यानी x -6 बराबर -4 होगा, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 6, तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि फेरस की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, तो यहाँ सेकंड हो जाएगा, सेकंड आयन। तो ये था इसका IUPAC नाम, तो समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो अब आप इसका देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, फिर अगला दिया है तीसरे का घ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताइए। तो बस हम आवाज यहीं तक करते हैं। तो हम जो हमारा उद्देश्य था हम समझा दिए हैं कि आप जो है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों के बीच 4-5 लाइन छोड़ेंगे ताकि उसको जो नंबर देना होता है वो आसान रहे और वो जो नंबर दे उसको समझ में आए। और दूसरी बात, जब हम अगर नीचे कम लाइनें बचती हैं तो वहाँ से हम प्रश्नोत्तर नंबर नहीं डालेंगे, हम बल्कि दूसरे पन्ने से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आवाज़ यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।